नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग हम लोग जानने वाले हैं एमआरपी पे। बेसिकली एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात नहीं करने वाला हूँ। एक कंपनी जिसका नाम है एमआरपी एग्रो, और इसकी पोटेंशियल को आप देखेंगे जो आपको एक जान के ना लगेगा ये अच्छा एक एग्रीकल्चर वाली कंपनी, एग्रो एग्रो पे काम करने वाली कंपनी लगातार एक साल में 211% जंप दिया है और लगातार ही जंप करती है। आपको जिस भी टाइम फ्रेम को देखा जाए उस टाइम फ्रेम में लगातार क्या होती है, जैसे 6 महीने में 164% जंप दे चुका है, ऐसे एक महीने की देखे तो भी अब 21-22% के आसपास का जंप कर चुका है। तो क्या इसके मार्केट के पीछे की पोटेंशियल क्या निकल के आता है, बिजनेस मॉडल क्या कहता है, और इसका आगे क्या मोमेंटल क्या कहता है, क्योंकि चार्ट में देखने को ये मिलती है लगातार क्या हो रही है, लगातार एक बिल्डअप हो रही है। जिस भी टाइम फ्रेम को देखें, खास के मैं एंगल को बात करूं 4 जून के बाद के डेटा, तो 4 जून के बाद के डेटा में काफ़ी सारा पोटेंशियल निकल के आती है। तो क्या इसके लिए कुछ पोटेंशियल निकल के आती है मार्केट को लेकर के? क्या एग्रीकल्चर की वजह पॉलिसी तो नहीं अभी अभी आई, क्या इसको कुछ एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर के? तो चलिए आज इसी पे जानने का प्रयास करेंगे। कंपनी का नाम है एमआरपी एग्रो लिमिटेड, जो कंपनी ट्रेडिंग ऑफ फूड गेन पे काम करते हैं, जो कि खास के अनाज वाली चीज़ें उस पर ट्रेडिंग करती है। Fly Asa and the core including imports and the exports of the such product with the large base of the even growing consumers। अर्थात इन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, खास की किस पे, जो कि खन अन्न दाना पानी है उस पर कामकाज करती है। तो चलिए इसको और क्या करती है, कहती है कंपनी प्रोडक्ट उनके पास क्या है, जिस प्रोडक्ट पे कामकाज करती है। इसलिए जो बेस्ट बिकवाली करती है, एक तरफ से देखा जाए तो वेबसाइट्स पे देखने को मिलती है जो क्या क्या बेचते हैं। कहते हैं फ्रूट गेंस, उड़द बेचती है, उड़द प्लस है, वीट है, गेहूं की बात करते हैं, ऑलमंड्स की बात करते हैं, सोयाबीन की बात करते हैं, अ, फ्लासा की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, और क्या है, उड़द की बात करते हैं। मतलब इन तरह की चीज़ों पे इनकी वेबसाइट्स पे देखने को मिलती नज़र आती है, जिसपे ये कामकाज एक इंपोर्ट के तौर पे, एक्सपोर्ट के तौर पे कामकाज करती है, जिसकी पोटेंशियल लगातार एक बिल्डअप हो रही है। चाहे खास के एक महीने में देखा जाए तो करीब 23-21% जंप करती है, 6 महीने में 164% जंप करती है, और दो एक महीने एक साल के देखें तो 211% की जंप कर चुकी है मार्केट को लेकर के। आखिर आखिर क्या इसको नजर आती है, इसका रिजल्ट की पार्ट भी आ चुका है। रिजल्ट के पार्ट को या वाई वाई में देखने को नहीं नजर आई, लेकिन इसको हम किस में कंपेयर करने का प्रयास करेंगे, क्यू और क्यू में कंपेयर करने का प्रयास करेंगे, जहां 7 करोड़ की इनकम से रिवेंट सेल्स से सीधे 17 करोड़ का सेल्स हो जाता है। मतलब 200-250% का जंप करती है सेल्स में। तो आखिर क्या क्या इसके पोटेंशियल निकल के आते हैं, और क्या मार्केट लगातार जंप करती नजर आती है? तो चलिए फ्लाइंग प्राइस को हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसको मैं कहता हूँ फ्लाइंग प्राइस। ये एक उड़ने वाली प्राइस है, और उड़ने के टाइम पे ये कभी उड़ने के लिए कभी ऊंचाइयों पर जाएगी, कभी बार ऊंचे उड़ने के टाइम पे नीचाइयाँ वाले स्तर पे आती है। तो चलिए इसके बाद इसको जानने के लिए 3 एस्पेक्ट की ज़रूरत है। एक तो फंडामेंटल, फ्लाइंग के लिए फंडामेंटल चाहिए। फ्लाइंग के लिए दूसरा इज ट्रेंड चाहिए, आखिर ट्रेंड क्या दर्शाता है। तीसरा इज सेंटिमेंट क्या दर्शाता है। सेंटिमेंट ये दर्शाता है जहाँ पे इसके प्रति जो न्यूज आर्टिकल्स हो सकती है या पॉलिसीज हो सकती है, इसको डिपेंड करती है, और ये डिपेंडेंसी बनती है ट्रेंड के ऊपर। और ट्रेंड इफेक्ट करता है कहाँ पे, फंडामेंटल। यदि कोई पॉलिसी चेंज होगा तो इनके बिजनेस पे इफेक्ट कर सकती है, और सबके सब हिट कहाँ करती है, मार्केट को लेकर, जिसको फ्लाइंग प्राइस है उस पर फ्लाइंग जोन में कारोबार करती नजर आती है। तो चलिए, जो कि बुक वैल्यू है वो कहता है 12 रुपया, 13 रुपये की मान लेते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू है 34 रुपये का। ठीक है? ये तो हो गया पहला एस्पेक्ट, जो कि हमने बुक वैल्यू को देखा। बुक वैल्यू में एक चीज और आता है जिसका नाम है फेस वैल्यू। कंपनी का फेस वैल्यू क्या है, केवल केवल 10 रुपये का। अर्थात एक कंपेयर करें 10 का फेस, 13 का बुक्स, और 34-35 का क्या निकल के आती है, इंट्रेंसिक। ये तो हो गया एक एक पार्ट। अब एक दूसरी पार्ट आती है जिसको कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर पे देखा जाए तो कहते हैं कि स्टॉक का पी क्या कहता है, और दूसरा इंडिकेटर स्टॉक का क्या कहता है, डेट टू क्या कहता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये जो प्राइस है ये भी फ्लाइंग जोन की बेसिस पे डिपेंडेंसी बनती है। और कहाँ से, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की एक समरी डेटा है जिसको कहते हैं, इनकी जितना प्रॉफिट हुआ उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद निकलती है ईपीएस। उस ईपीएस के बेसिस पे देखा जाए तो स्टॉक हमें करंट प्राइस जो कहती है
वही उससे डिवाइड करेंगे तो निकल के आती है स्टॉक के पी, और वो कहता है मार्केट की एक रेशियो दिखाता है। जैसे मार्केट में ये फिलहाल इसका अर्निंग प्राइस टू अर्निंग कहता है, तो इंडस्ट्रियल के प्राइस टू अर्निंग कहता है करीब कितना का, 35.9, मतलब 36 का कहता है। अब इसके हिसाब से देखिए, यदि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के पीयर्स में 36 रुपए की अर्निंग है और इसकी अर्निंग कितनी है पता है, इसकी इंडस्ट्रियल इसकी स्टॉक पी अर्निंग है 119 रुपये। तो सोचिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसके यहाँ से देखा, यदि इसके बेसिस पे आकलन करेंगे तो लगेगा यार ये तो मार्केट ना ऑफर वेटेज हो चुका है, इसका प्राइस ऑफर वेटेज में जा रहा है। तो इसका ऑफर वेटेज जाने का पता है क्या कारण, क्या ये इसके प्रॉफिट वेटेज के कारण केवल केवल प्रॉफिट नहीं होता, इसके साथ डेट्स का भी कारण होता है। कई बार कुछ ओवर बर्डन डेट्स होती है, लेकिन वो प्रॉफिट को क्या करती है, इफेक्ट करती नजर आती है। तो चलिए, आरओसी कहते हैं 12.3 का और आरओई कहती है 9.54 का। नंबर ऑफ शेयर है किसके पास 1 करोड़ का, और प्रॉफिट भी करीब 1 करोड़ के आसपास हुई एपीएस पे, 1 रुपये पर शेयर का निकल के आता है। इसके बाद देखा जाए इनका जो कि डेट इक्विटी रेशियो पे देखते हैं, तो डेट इक्विटी रेशियो के बारे में कहती है कि इनको क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए किससे, इनकी बाकी पीयर्स कंपनी से। तभी पता चलेगा ना इसकी जो इसके बेसिस पे जो इफेक्ट करता है वो क्या कहना चाहता है, कि अदर इंडस्ट्री से ज़्यादा है, क्या अदर इनके जो पीयर्स हैं उससे ज़्यादा है, कम है, उसे इफेक्टेड करता है या फ्लाइंग मूव में जाता है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, प्रमोटर्स होल्डिंग 71-72% के आसपास की, और प्रेस का कोई सवाल नहीं बनता। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू 10 गुना के आसपास कारोबार करती नजर आती है। तो चलिए, कंपनी करती है 2018 में बनी थी, और 18 में बनी थी एमआरपी एग्रो। हम एमआरपी को पहले क्या कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात कर रहे थे ना, इसका नाम ही उन्होंने एमआरपी एग्रो रखा। ट्रेड एग्रो कमोडिटीज पे कामकाज करती है, चाहे वो फिजिकल मोड में हो या फिर फ्यूचर का भी कामकाज हो सकता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते होंगे। अब अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं कंप्लीट स्टडी वाली चीज़ों को लेकर के, जहाँ पे एक एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं, आखिर इनकी बैलेंस शीट में पीएल में क्या कंपेयर किया जा सकता है, इनके चार्ट में यदि जो रेंज निकल के आता है वो चार्ट का रेंज क्या दर्शाना चाहता है, चार्ट का ट्रेंड क्या कहना चाहता है, उसी के एस्पेक्ट को लेकर के हम चलने का प्रयास करते हैं। चलिए, पीयर्स की तरफ चलते हैं। पीयर्स कहती है, यहाँ पे पीयर्स में देखा जाए तो पीयर्स एवरेज में यहाँ पे करीब 132 कंपनी को मीडियम बनाया गया। इसमें कहती है इसके स्क्रीन के ऊपर 37 रुपये का क्या है पी निकल, पी रेशियो कितना है 37 का। उस 37 के पी रेशियो पे निकल के ये आती है जो सबसे, जो अभी सबसे सस्ता यदि किसी पी रेशियो की तरफ देखा जाए तो वो कहता है कौन सा, वो कहता है करीब पीडीएस का 47 का, रेडिंगटन का। तो क्या इसमें क्या ऐसा पोटेंशियल क्यों नहीं बनती जो इसका इसका प्राइस लगातार बढ़ती है। अब इसकी एमआरपी एग्रो में प्राइस में क्या ऐसा था मोमेंटल जहाँ पे स्टॉक में एवरेज से काफ़ी गुना इंक्रीज कर चुका है। तो मैं कहता हूँ ये जो प्राइस जाती है ना पी जो है, वो एक पोटेंशियल शो करता है, जो मार्केट फिलहाल इसके लेवल पे इतना ज़्यादा जंप हो चुका है, तो इसके जंप का आकार क्या कहता है, 119 का कहता है, क्योंकि तो इसका क्या निकल के आते हैं, इनका ईपीएस क्या था, 1 रुपये का था, इसलिए यहाँ पे देखने को ये मिलता है। आगे क्या कहते हैं इसके बारे में, जैसे जैसे प्रॉफिट की पार्ट इनकी बिल्डअप होगी, जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो एमआरपी का जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। जबकि डेट्स इक्विटी रेशियो में कंपेयर करेंगे तो ये कहती है इनका 0.14 का है, और डिंगटन वगैरह का देखें तो उससे ज़्यादा है। मतलब इनका क्या है, यदि किसी और इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो इनका डेट टू इक्विटी काफ़ी कम देखने को मिला है अदर पीयर्स को। अब आते हैं इसका जो डेटा आया उसमें क्या कहना चाहता है इसको वाई वाई में, और वाई वाई के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे हमने क्वार्टरली डेटा लिया, तो क्वार्टरली डेटा निकल के आती है दिसंबर, मार्च और जून का, अर्थात 3 क्वार्टर का डेटा निकल के आती है। फिलहाल पिछले जून का डेटा नहीं था, मुझे लगता है कि लिस्टेड इन द पिछले साल का लिस्टेड हुआ था कंपनी, इसीलिए शायद डेटा नहीं था जून का, जून के बाद लिस्टिंग हुई होगा। तो उसके बाद देखें तो कंपनी में क्या कहती है, इसके हिसाब से देखें तो कितना परसेंट का जंप करता है। मार्च में केवल 7 करोड़ का था, वो 17 करोड़ हो जाता है, अर्थात क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो 2.5 गुना 2.5 250% के जंप करती नजर आती है, मुझे जैसे लगता है। इसके बाद इसकी ऐसा क्या पोटेंशियल एक्स्ट्रा निकल के आती है उस पर चर्चा करें। इनका 1 करोड़ का प्रॉफिट बनता है, जो कि प्रॉफिट कभी था नहीं कंपनी में उतना ज़्यादा।
तो लगातार क्या, और यदि इनका बिजनेस बढ़ती नजर आती है तो फिर बढ़ता नजर आएगा ना, जबकि इनके पास इंटरेस्ट का बर्डन भी नहीं है, इनका लोन लाइबिलिटीज नहीं है। ऐसे प्रॉफिटेबल ईयर की तरफ देखें तो ईयरली में 19 के बाद का प्रॉफिट निकल के आती है, और वो कहती है नियर अबाउट कितना 45 करोड़ तक गया था। मतलब ईयर ऑफ ईयर को कंपेयर करें तो यहाँ तो गिरावट था, लेकिन इसके हिसाब से अच्छी से बिल्डअप करती नजर आती है और अभी तक में टॉप पे कारोबार करती नजर आती है। ऐसे ही इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके बारे में क्या कहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 2-2.5% का है, बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी को लेकर के, लेकिन करोड़ में 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, जहाँ पे 30-31 करोड़ का था। मतलब यहाँ से 3x 3 टाइम्स की इंक्रीज करती नजर आती है, यदि प्रॉफिट के बेसिस पे पिछले साल से वाई को कंपेयर किया जाए तो 300% का जंप करती नजर आती है। इनकी यही पोटेंशियल बनती नजर आती है जो देखने में लगती है। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है किसी बिजनेस में, आखिर क्या है कि मैं कई सारे बिजनेस को अलग अलग तरीके से कंपेयर कर चुका हूँ। तो मैं एक अलग से कंपेयर करता हूँ जिसको कहते हैं सेल्स के बेसिस पे डेटर का कहता है, सेल्स प्रॉफिट के बेसिस पे डेटर का परसेंटेज क्या कहता है। इस पे हम बिल्कुल ध्यान देने का प्रयास करते हैं और वो क्या कहना चाहता है, वो क्या संकेत देता है। ये चलिए, जहाँ पे कंपनी का क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस एक बढ़ती थी, वहाँ पे सब कंपनी ने पोजीशन को थोड़ा सा कम किया और नंबर ऑफ शेयर को इंक्लूड किया, बढ़ाया। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे आकर क्या हुआ, जो रिजर्व इनको घटाना पड़ा, वो कहाँ शिफ्ट करते हैं वो भी एक देखने वाली बात है। यहाँ पे कुछ समझ में आती है तो मैं इसको लेने का प्रयास करता हूँ कि रिजर्व एंड सरप्लस को कहाँ शिफ्ट करते हैं। इसके बाद अदर लायबिलिटी में देखने को मिला कि करीब 44 लाख का है। बोरोइंग्स में थोड़ा सा बिल्डअप किया उन्होंने, एक 180 1 करोड़ 80 लाख का उन्होंने बोरोइंग्स उठा लिया। तो यह पिछले साल से करीब करीब 4 गुना से कितना 4 गुना से ज़्यादा उन्होंने क्या किया, इंक्रीज कर लिया। इसको बोरोइंग को लेकर इनके पास जो जो करंट मार्केट जो करंट वर्किंग कैपिटल प्रोग्रेस वाला मटेरियल है वो करीब 10 करोड़ के आसपास का है। इन्वेस्टमेंट पार्ट में थोड़ा सा बिल्डअप हुआ। डेटर्स जो इनका टोटल एसेट्स है उसमें अदर डेटर्स के पार्ट में देखा जाए तो इनका डेटर्स क्या कहता है, तो डेटर्स के पार्ट में कंपनी कहती है नियरली कहाँ 25 लाख के आसपास इनका फंसा हुआ पैसा। तो चलिए एक आकलन देते हैं, 25 लाख का इनका मार्केट पैसा फंसा हुआ है, 25 लाख का मार्केट है और इनका कितना 43 करोड़ का टोटल सेल्स हुआ। इसके बेसिस पे कितना हुआ, काफ़ी कम है पोजिशन परसेंटेज। इसके अलावा एक चीज़ और देखा जाए, वो कहती है जो इनका प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कहता है 1 करोड़ का, तो 25 लाख का इनका मार्केट फंसा हुआ है। अर्थात मार्केट में जो इनकी पोटेंशियल होनी चाहिए वो इसके पीछे लगातार अच्छी निकल के आती है, अर्थात इनका मार्केट में पैसा ज़्यादा फंसा नहीं है। और पैसा फंसा नहीं है तो अर्थात इनका कैश का काम है, तो अर्थात 2 दिन में पैसा आता है, तो ये भी इनके लिए एक अच्छी संकेत देती नज़र आती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक को लेकर के। जहाँ पे हमने बाकी कंस्टिट्यूंसी से कंपेयर करें तो वहाँ पे जो अच्छी चीज़ है वो हमें लेने का प्रयास करता हूँ उसी बिजनेस को समझने के पर्पज से। अब आते हैं इसके प्राइस को लेकर के, जहाँ पे स्टॉक में क्या निकल के इन्वेस्टमेंट पार्ट क्या कहना चाहता है। इन्वेस्टमेंट पार्ट में देखा जाए, इसीलिए मार्केट जो जंप करती नजर आती है ना, उसका पोटेंशियल यही है जो मार्केट में लगातार क्या हो रही है, इनके जो मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं काफ़ी कम है, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए या सेल्स के बेसिस पे देखा जाए। जबकि इनका जो बोरोइंग्स पार्ट था वो थोड़ा सा बिल्डअप किया है, उसको हम एक लेंगे समरी डेटा लेने का प्रयास करेंगे। कहती है प्रमोटर्स होल्डिंग में मनीष कुमार जैन जो कि अ, रक्षा जैन और ये इनके फैमिली मेंबर है, इनके पास होल्डिंग है 71% के। और पब्लिक नेट इसमें देखा जाए तो पब्लिक होल्डिंग 28% में, कुछ बड़े लोग भी हैं जो कि जैन फैमिली के ही हैं, देखने को नज़र आती है। उसके बाद आम है टोटल जो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्डिंग की बात करती है इस कंपनी में, वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी अचंभित करता है। आखिर इतना कंपनी में 1 करोड़ का शेयर है, 1 करोड़ के शेयर में करीब 447 लोग ही इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में शेयर होल्डर के तौर पे, जो एट ऑन डेट में देखने को मिला था। अर्थात 447 लोग ही यहाँ पे शेयर होल्डर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करते हैं। तो क्या इसका नंबर ऑफ शेयर होल्डर बीएससी में निकल के आते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितना कहता है इसके बारे में। नंबर ऑफ शेयर के बारे में देखें तो ये कहना चाहता है कितना, यहाँ पे नीचे आएगा ना नंबर ऑफ शेयर की बात। तो हम आते हैं कहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग में, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना है वो यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आती। शायद यहाँ पे नहीं आती, लेकिन यहाँ पे तो आती है ना नंबर ऑफ शेयर होल्डर को लेकर के, जो कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है कंपनी को लेकर के।
यहाँ पे देखने को आती है जिनमें टोटल सही में 447 लोग इन्वेस्टेड हैं कंपनी में लेकर के, जहाँ पे 1 करोड़ के शेयर हैं। और सबके सब शेयर में देखने को ये मिला, जो नियरली क्या करते हैं, नियरली ज़्यादातर प्रॉफिट, ज़्यादातर जो है वो पब्लिक में 28% है। 28% में केवल कितने लोग हैं, केवल 440 लोग ही सारे के सारे स्टेक को लेकर हैं। मतलब इसमें पब्लिक का कितना इंटरेस्ट है वो आप समझ सकते हैं। पब्लिक के ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अभी तक इसमें। ज़्यादा इंटरेस्ट कितना है, 440 का, मतलब डबल हो गया होगा मार्केट को लेकर के। डेली चेंज होता है ये चीज़, ट्रेडिंग के दौरान अप डाउन चलती रहती है चीज़ों की। यहाँ पे इसीलिए ब्लॉकेज है ना सिस्टम, ये इसलिए ब्लॉकेज है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ही कहाँ पे कम, 28 लाख का शेयर होल्डिंग है मार्केट में बेचने के लिए, उसमें भी जो DIFI नहीं है। तो यहाँ आमतौर पे जो बड़े लोग हैं उन्होंने रिटेल में रखे हुए हैं, जब अच्छे प्राइस आएगा तब इक्वाली करके निकलेंगे, ऐसा लग सकता है, सेटअप हो सकती है मार्केट को लेकर के। चलिए इसका पोजीशन को देखें, पोजीशन में लगातार एक बिल्डअप होती है प्राइस में। क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट की चर्चा किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, छोड़ते हैं। और इसका परफॉर्मेंस लेवल देखा जाए तो कहती है मार्केट को वाई में क्या निकल के आती है, वो वह कहती है ईयरली में कंपनी का जो कि 24 तक का डेटा है, क्वार्टरली डेटा कब तक है, मार्च तक के डेटा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कहने को मिलता है जो इसमें 57% का क्या रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करती है, नेट इनकम करी 226% जंप कर जाती है। मैंने कहा ना इसकी लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप होती है। चाहे बैलेंस शीट के फिगर को देखें तो जो इनका एसेट्स था वो थोड़ा सा कम बढ़ा, लेकिन लायबिलिटी के पार्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, तो ये एक डिमेरिट इनके लिए थोड़ा सा बर्डन बनती नजर आती है आगे चल के, जिसकी वजह से पता क्या हुआ, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो होना चाहिए था वो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन मार्केट इसके पीछे भागती नजर, क्योंकि इनका प्रॉफिटेबिलिटी आगे बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा होगा मार्केट को लेकर के, जहाँ पे इनकी सस्टेन करती नजर आती है। चाहे वो कंपेयर इन द बैलेंस शीट को PL से कंपेयर करें तो सस्टेनेबिलिटी नजर आती है। दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक के प्रति, खरीदने और बेचने या होल्ड करने को लेकर के हमने जानने का प्रयास किया MRP एग्रो के बारे में, जिसकी हमने पोटेंशियल को समझने का प्रयास किया, चार्ट एनालिसिस करने का प्रयास किया, जहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं है। 447-45 लोग ही इंटरेस्टेड देखने को नजर आते हैं एज ए शेयर होल्डर के तौर पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।